स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आतंकी साजिश मामले में छापेमारी जारी है। देश के कई अलग अलग राज्यों में छापेमारी जारी। पंजाब, हरियाणा और यूपी में एनआईए की रेड। और यूपी में 2 जगहों पर एनआईए की छापेमारी की गई है। पंजाब में 9 और हरियाणा में 7 जगहों पर छापेमारी। तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी की गई है। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पंजाब में 9 और हरियाणा में 7 जगहों पर यह कार्रवाई की गई है। आतंकी साजिश से जुड़े एक बड़े मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने बुधवार को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 7 छापेमारी की है। सूत्रों की माने तो पंजाब में 9 ठिकानों पर, हरियाणा में 7 और उत्तर प्रदेश की 2 जगहों पर यह कार्रवाई की गई। और इस छापेमारी का मकसद आतंकी नेटवर्क से जुड़े लोगों और उनके सहयोगियों की पहचान करना और सबूत जुटाना है। बताया यह भी जा रहा है कि इन ठिकानों से कई संदिग्ध दस्तावेज और डिजिटल डिवाइसेस भी बरामद किए गए हैं। इस ऑपरेशन को लेकर स्थानीय पुलिस का भी सहयोग लिया गया है। एनआईए की इस कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ एक अहम कदम माना जा रहा है। एजेंसी को कुछ खास इनपुट्स भी मिले थे जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। फिलहाल पूछताछ और जांच जारी है। आगे की भी कार्रवाई, गिरफ्तारियों की संभावना जताई जा रही है कार्रवाई के जरिए। और बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां रुद्रप्रयाग जिले के घोलतीर क्षेत्र में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया है। रुद्रप्रयाग से ऊपर की तरफ जा रही एक टेम्पो ट्रैवलर वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी और सीधे नदी में समा गई। और इस हादसे की सूचना मिलते ही थाना अगस्त्यमुनि, रतूड़ा और गोचर से पुलिस बल के साथ साथ एसडीआरएफ की टीमें मौके के लिए रवाना हो गई। शुरुआती रेस्क्यू में कई घायलों को बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और अब तक एक व्यक्ति के शव की पुष्टि हुई है, जबकि कई यात्री अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। घटनास्थल पर एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और पूरा राहत और बचाव कार्य वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि इस दौरान धैर्य बनाए रखें और किसी भी अफवाह या फिर जो अपुष्ट सूचना है या फिर किसी को आधिकारिक तौर पर जो जानकारी ना मिली है उस पर विश्वास ना करें। ये तो सीएमओ साहब बताएंगे, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक टोटल 7 पेशेंट आए हैं। 7 पेशेंट आए, 7 इंजर्ड आ गए हैं हमारे यहाँ जी। बाकी और ये बस दुर्घटना घटी है। हाँ, अच्छा, तो सभी लोग कैसे हैं? अभी तो जो हैं वो सब लगभग स्टेबल हैं। स्टेबल है, ठीक है। कितने लोग थे बलोच में ऐसे? तो 19 लोग बता रहे हैं अभी, बाकी देखो जो ये तो सीएमओ साहब बताएंगे, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक टोटल 7। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए, इस हादसे की जानकारी मिल रही, सुबह ये हादसा हुआ है, क्या कुछ अपडेट अभी तक सामने आई है इसको लेकर? देखिए, जो ही एक अपडेट पड़ा ये है कि जो मृतकों की संख्या है वो अब 2 हो गई है और 9 लोगों की अभी खोजबीन जारी है और 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया है जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और एसडीआरएफ, बीडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और बचाव एजेंसियां जो है संयुक्त रूप से अभियान चला रही हैं, जो कि काफी दुखद घटना है। और इसमें जो तमाम लोग हैं वो जो लापता हैं उनके परिजन भी इस समय परेशान हैं। बाकी प्रशासन की ओर से भी अपील की जा रही है कि लोग संयम बरतें, कि कहीं पर भी किसी बात को लेकर के ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है और अफवाह न फैलाया जाए, क्योंकि अगर अफवाह फैलती है, कोई बात इधर से दूसरे जगह पहुंचती है, तो जाहिर है कि उसका काफी विपरीत असर भी पड़ता है। और जो ये लोग हैं जो घायल हैं, इसमें जो तमाम लोग हैं राजस्थान के हैं, गुजरात के हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश के हैं और एक घायल जो है वो हरिद्वार के हैं, चालक हैं जो बस चला रहे थे। तो इन तमाम लोगों को अभी उनका त्वरित इलाज किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि अगर किसी को जरूरत है तो उनको एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स में भी पहुंचाया जाएगा। और इसके अलावा जो बाकी जो लोग इस समय गायब हैं उनकी खोजबीन की जा रही है और काफी दुखद घटना ये हुई है। जी बिल्कुल। अभी तक अगर हम घायलों की बात करें, घायलों की क्या हालात है, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, वजह क्या रही इस हादसे की? देखिए, कुल मिलाकर के ये जो घटना हुई है काफी दुखद घटना हुई है और
चूंकि ये यात्री वाहन था, लोग रुद्रप्रयाग से आगे की ओर यात्रा पर जा ही रहे थे, तभी ये अचानक नीचे गिरी है और वजह को लेकर के अभी जांच की जा रही है और इसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर ये किस वजह से ये घटना घटी है। और अब इसके बाद से लोग बद्रीनाथ दर्शन के लिए जा रहे थे और जैसी जानकारी मिली पुलिस प्रशासन की, एसडीआरएफ की और बाकी अन्य जो प्रशासनिक अमला है वो मौके पर गया है और वहां पर जा करके लोगों का इलाज कराया जा रहा है और सभी लोगों से यही अपील की जा रही है क्योंकि आसपास के जो लोग हैं वो अफवाह न फैलाएं, क्योंकि अगर अफवाह फैलता है तो इससे काफी विपरीत असर भी होता है। इसके अलावा देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि चारधाम यात्रा इस समय काफी तेजी के साथ चल रही है, भारी तादाद में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं और जो गाड़ियां इस रूट पर चलाई जा रही हैं उनके जो ड्राइवर हैं, जो चालक हैं, वो काफी ट्रेंड हैं, इन्हीं मार्गों पर वो चलते रहे हैं, लेकिन जो घटनाएं के बावजूद हो रही हैं और प्रशासन के लोग बार बार यही अपील कर रहे हैं, जितने भी वाहन चालक हैं उनको ट्रेनिंग अलग से भी दी गई है, गाड़ियों की फिटनेस की जांच भी समय समय पर होती रही है, उसके बाद ही उनको ये परमिट इशू किए जाते हैं कि वो इन मार्गों पर चलें, क्योंकि हरिद्वार के चालक इन पहाड़ी मार्गों पर चलने का उनको अच्छा अनुभव था। हालांकि 23 वर्ष उनकी उम्र बताई जा रही है, लेकिन क्योंकि ये घटना हुई है और दुखद घटना हुई है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस घटना पर दुख जताया है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो लोग घायल हैं उनका समुचित इलाज हो, इलाज में कहीं से कोई कोताही न बरती जाए। अगर किसी को एयरलिफ्ट करने की जरूरत है तो उस घायल को एयरलिफ्ट किया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पुलिस के तमाम अधिकारियों से ये कहा है कि जो बाकी अन्य लोग इस समय गायब हैं, इस समय उनकी खोजबीन की जा रही है, तो कोशिश ये की जाए कि जल्द से जल्द उन सभी लोगों की खोज कर ली जाए और सभी लोगों के सुरक्षित और स्वस्थ रहने की भी मुख्यमंत्री धामी ने कामना की है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करते हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग जिले में हुए भीषण सड़क हादसे पर गहरा दुख जताया और अपनी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि रुद्रप्रयाग जिले में एक टेम्पो ट्रैवलर की नदी में गिरने की खबर बेहद दुखद है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एसडीआरएफ और अन्य बचाव दल युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य में जुटे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि लगातार वो स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है और ईश्वर से सभी की सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। तो ये सीएम धामी ने ट्वीट कर जो घायल है उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना की है, साथ ही साथ इस हादसे को बेहद दुखद बताया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किए और इस दौरान उन्होंने इसको लेकर दुख जताया है। और देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की गहन समीक्षा बैठक की और बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद वर्धन सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने आम जनता से प्राप्त शिकायतों और समस्याओं के समाधान की स्थिति पर विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि हर शिकायत का समयबद्ध, प्रभावी और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए। सीएम ने भी कहा कि हेल्पलाइन जनता और सरकार के बीच सीधा संवाद है और इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही कहा कि जिस अधिकारी की जिम्मेदारी तय है वो व्यक्तिगत रूप से फॉलो अप करे और जरूरत पड़े तो फील्ड भी विजिट करे। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसके लिए हर विभाग को संवेदनशील और सक्रिय भूमिका निभानी होगी। और वहीं देहरादून में कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर डीजीपी दीपम सेठ ने उच्च स्तरीय पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और सख्त निर्देश जारी किए। डीजीपी ने कहा कि कांवड़ मेला एक विशाल धार्मिक आयोजन है जिसकी शांति और सुरक्षा उत्तराखंड पुलिस की प्राथमिकता है।
उन्होंने सभी कांवड़ रूटों, वैकल्पिक मार्गों और पार्किंग स्थलों पर स्पष्ट ट्रैफिक प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। संवेदनशील क्षेत्रों में मांस और मदिरा की बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही सभी प्रमुख स्थलों की 24 घंटे निगरानी के लिए सीसीटीवी, ड्रोन और बॉडी वॉर्न कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। अफवाहों और आपत्तिजनक सामग्री पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश इस दौरान दिए गए हैं। तो कांवड़ मेला को लेकर डीजीपी के निर्देश और अब सख्ती से इस मेले को लेकर जो है तैयारियां भी प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। और लगातार अजय पांडे हमारे साथ बने हुए। अजय, देखिए अब कांवड़ मेले की शुरुआत होने जा रही है और एक बार फिर से प्रशासन और सरकार दोनों ही इसकी तैयारियों में जुट गई है। बैठकों का दौर भी जारी है, सख्त निर्देश अधिकारियों को, क्या जानकारी? देखिए जो ही अगले महीने से कांवड़ मेले की शुरुआत हो रही है और 15 दिनों का जो समय होता है, ये सुरक्षा के दिन से उत्तराखंड पुलिस के लिए काफी कठिन दौर होता है, क्योंकि सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तराखंड पुलिस की है। जितने भी कांवड़िए यहाँ आते हैं वो आसानी से यहाँ पर आकर के जल भर करके अपने अपने आराध्य देवों के को जल चढ़ाने के लिए यहाँ से वापस चले जाएं। जब तक वो अपने यहाँ से गंतव्य के लिए रवाना नहीं हो पाते, तब तक उत्तराखंड पुलिस के लिए कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो कैसे सही तरीके से उनका पालन हो और जितने भी कांवड़िए यहाँ आ रहे हैं उनकी सुरक्षित यात्रा हो, उसको लेकर के लगातार अब पुलिस के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी बैठक कर रहे हैं। कल भी एक बड़ी बैठक होगी, वो राज्य बैठक होगी। कई राज्यों के जो अधिकारी रहेंगे वो यहाँ पर बैठे रहेंगे। इसके अलावा वो दिशा निर्देश देंगे, उसमें तय किया जाएगा कि किस तरह से कांवड़िए यहाँ पर आए, कांवड़ पट्टी कैसे रहेगी, कांवड़ की लंबाई कितनी रहेगी, ऊंचाई कितनी रहेगी। इसके अलावा जो लाउड स्पीकर है, डीजे है, उसकी ध्वनि कितनी रहेगी, ये तमाम चीजें तय की जाएगी। लेकिन अभी जो डीजीपी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है, उसके बाद उन्होंने निर्देश दिए हैं कि पर्याप्त पुलिस बल इन क्षेत्रों में मौजूद रहे। खासतौर पर हरकी पैड़ी का जो इलाका है वो काफी महत्वपूर्ण और संवेदनशील है, इसलिए वहां पर हर तरह की तैनाती के साथ साथ निगरानी भी वहां पर हो। महिला पुलिस बल की भी तैनाती सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा संदिग्ध गतिविधियों का भी को देखा जाए और एटीएस और बम डिस्पोजल यूनिट के साथ साथ गुप्तचर इकाइयां जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहें। इसके अलावा कांवड़ रूट पर जो वैकल्पिक मार्ग है उनमें पार्किंग की स्थिति जो है वो पूरी तरह से ठीक रहे। इसके साथ साथ तकनीकी निगरानी को लेकर के जो संचार व्यवस्था के अंतर्गत सीसीटीवी कैमरे हैं, ड्रोन कैमरे हैं, इनकी स्थिति मजबूती के साथ रहे। तमाम जगहों पर सीसीटीवी जो लगा दिए जाए ताकि हर एक क्षेत्र की पल पल की निगरानी की जाए। इसके साथ साथ जो यहाँ पर कांवड़िए आएंगे, अगर वो ठहरना चाहते हैं तो वो कहाँ ठहरेंगे, किस तरह की स्थिति रहेगी, और सभी होटलों को और सभी जगहों पर जहाँ पर कांवड़िए रुकते हैं उनको ये कहा गया है कि वो सत्यापन जरूर करें। बिना सत्यापन के किसी भी कांवड़िए को वहां न रोकें। इसके साथ साथ अंतर्राज्यीय जो समन्वय है वो भी जरूरी है और हरकी पैड़ी हो गया, नीलकंठ मंदिर हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, बस अड्डा हो गया और जैसे तमाम जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं यहाँ पर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाए। इसके अलावा डीजीपी ने सभी अधिकारियों को ये कहा है कि सतर्कता के साथ साथ सेवा भावना काफी महत्वपूर्ण है और प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो सेवा भावना के तहत ही काम करें और अगर कोई कांवड़िए हुड़दंग करते हैं, बाकी अन्य लोग हुड़दंग करते हैं तो उनसे सख्ती से भी निपटा जाए और सबसे यही अपील की जाए कि वो एक धार्मिक यात्रा के तहत यहाँ आ रहे हैं तो अपने धार्मिक यात्रा को पूरा करें और यहाँ धार्मिक यात्रा पूरा करने के बाद ही वो अपने गंतव्य की ओर रवाना हो। और ये जो 15 दिनों का जो रूट प्लान रहेगा ये लगातार इसको लेकर के अजय, एक सवाल और, कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है तो इसको लेकर अगर तैयारियों की बात करें तो हर बार पिछले साल की अगर हम बात करें तो बहुत चर्चा में रहा था कि जो दुकानदार है इस दौरान जो भी पूजा की सामग्री अन्य चीजें बेच रहे हैं उन्हें अपने दुकान के सामने नेम प्लेट लगाना होगा। क्या इस बार भी उत्तराखंड में ऐसा देखने को मिलेगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किए वहां ये जरूरी होंगे, क्या उत्तराखंड में भी इस बार भी ऐसा कुछ होगा?
देखिए जो ही अभी तक नेम प्लेट को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन जो कल एक बड़ी बैठक होगी, कई प्रदेशों के अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, उस दौरान संभवतः इस विषय को भी विचार किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा की जा सकती है। लेकिन अभी फिलहाल नेम प्लेट को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई है। हाँ, इतना जरूर रहा है कि पिछले साल जब कांवड़ यात्रा चल रही थी तो उस दौरान इस बात को इंगित किया गया था और तमाम जो व्यापारी हैं उन्होंने नेम प्लेट भी लगाए थे। अब कल की जो बैठक होगी उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि नेम प्लेट को लेकर के क्या प्रतिक्रिया की गई है, आगे क्या रणनीति तैयार की गई है। लेकिन पूरा का पूरा फोकस जो है सुरक्षा तंत्र को लेकर के है, क्योंकि देखिए हरकी पैड़ी का जो इलाका है इसमें पूरे कांवड़ यात्रा के दौरान 4 करोड़ से भी ऊपर लोग आते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे बनाए रखना है, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी को कैसे निभाना है और सभी लोग सुरक्षित अपने गंतव्य की ओर रवाना हो। ये तमाम विषय हैं जिनको लेकर के प्रशासन के लोग जो है काफी सख्त के साथ काफी महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं और दिशा निर्देश अधिकारी जो हैं वो अपने महातत्वों को दे रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलिए कांवड़ मेला को लेकर अब डीजीपी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। तमाम चीजों पर पैनी नजर प्रशासन की होगी इस दौरान और सीसीटीवी और अन्य जो चीजें हैं उसके जरिए निगरानी रखी जाएगी। फिर से इसको लेकर कल बैठक होगी जिसमें और स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। और मुंबई के बोरीवले स्थित जेपी एक्सपोर्ट गोल्ड एंड डायमंड कंपनी से 13 किलो सोने की बड़ी चोरी के मामले का मुंबई पुलिस ने 72 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में गुजरात से 3 आरोपियों जिग्नेश कुछड़िया, यश ओडेद्रा और नाथाभाई कुछड़िया को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी चोरी के तुरंत बाद सोना लेकर थार गाड़ी से गुजरात फरार हो गए। जिग्नेश कंपनी में 3 महीने पहले ही काम पर लगा था और उसने अपने दोस्त और पिता के साथ इस वारदात को मिलकर अंजाम दिया। आरोपियों के पास से 13 करोड़ 34 लाख रुपए का पूरा सोना बरामद भी कर लिया गया है। पुलिस उपायुक्त आनंद भोइटे के मुताबिक मामले की जांच जारी है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि चोरी में कौन कौन शामिल था। बता दें कि मुख्य आरोपी नाथाभाई पर पहले से ही हत्या का भी मामला दर्ज है। राजकोट स्थित जेपी एक्सपोर्ट ज्वेलरी कंपनी है, उनका सेल्स एग्जीक्यूटिव और एक स्टाफ बेंगलोर राजकोट से बेंगलोर गए थे कुछ ज्वेलरी सेल करने के लिए। कुछ ज्वेलरी वहाँ पे सेल की, उसके बाद बची हुई लगभग 13 किलो गोल्ड ज्वेलरी वो मुंबई में आए। बोरीवली में उनके ओनर का जो फ्लैट है वहाँ पे रुके थे। सेल्स एग्जीक्यूटिव जो है वो फ्रेश होने के लिए जाने के बाद उनके साथ जो स्टाफ था, जो अभी 4 महीने पहले वहाँ पे ज्वाइन किया था, उसने ये मौका देख के जो ज्वेलरी की बैग थी वो बैग लेके वो भाग गया। इसकी सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस ने 4 टीम्स फॉर्म की और इन्वेस्टिगेशन चालू किया। इसमें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में बात पता चली कि एक्यूज है वो गुजरात भाग गया है। तुरंत वहाँ हमने हमारी टीम भेजी। इसमें ये इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम पड़ा कि इसमें 3 एक्यूज शामिल थे। इसमें जो इनका जो नया जो स्टाफ था वो उसके पिताजी और एक दोस्त। इन्होंने ये चोरी बहुत होशियारी से की। राजकोट स्थित जेपी एक्सपोर्ट ज्वेलरी कंपनी है, उनका सेल्स एग्जीक्यूटिव और एक स्टाफ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि राज्य सरकार छठ, होली, दिवाली और दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों पर लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए 299 एसी और नॉन एसी बसें चलाने जा रही है। ये बसें दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से बिहार के लिए इंटरस्टेट मार्गों पर संचालित होंगी और हर साल इन त्योहारों के दौरान बिहार लौटने वाले यात्रियों को टिकट और सफर
करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला प्रवासी बिहारियों को राहत देने और त्योहारों पर उनके घर पहुंचने को सरल बनाने के उद्देश्य से लिया गया और इससे न सिर्फ भारत यातायात का दबाव कम होगा बल्कि यात्रा भी सुरक्षित और सुलभ होगी। और महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में शक्तिपीठ हाईवे के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। मालेगांव में किसानों ने बम्बा मारो के नारे लगाते हुए सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि हाईवे के नाम पर उनकी उपजाऊ जमीन छीनी जा रही है, जिससे उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। हाल ही में कैबिनेट ने हाईवे के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी और 20,000 करोड़ रुपए का बजट भी तय किया गया, लेकिन किसानों ने सरकार के आदेश का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि यह प्रोजेक्ट कुछ खास लोगों के फायदे के लिए है, जिसमें हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार छिपा है। इस प्रदर्शन में नांदेड़, परभणी और हिंगोली जिलों के सैकड़ों किसान शामिल हुए। किसानों ने साफ कहा कि वे किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं देंगे और इस हाईवे को बनने नहीं देंगे। और उत्तराखंड के चमोली जिले के नारायण बगड़ के रहने वाले युवक राजेश को 15 साल बाद अपने परिजनों से मिलने का मौका मिला है। इसके साथ ही उसे बंधुआ मजदूरी से भी मुक्ति मिली है। आपको बता दें कि करीब 15 साल पहले किसी बात पर नाराज होकर राजेश घर से भाग गया था और इसी दौरान वो पंजाब पहुंच गया और यहाँ उसकी मुलाकात गौशाला मालिक से हुई। तभी से वो यहीं पे काम कर रहा था और काम ना करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी और इसके साथ ही उसे खाने के लिए भी नहीं देते थे और उसके बाद से परिजनों के साथ किसी भी तरह का संपर्क नहीं रह गया था। सोशल मीडिया पर युवक का वीडियो वायरल होने पर इसको संज्ञान में लेकर सांसद अनिल बलूनी ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से इस पर ठोस पहल करने की बात की। युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर सांसद अनिल बलूनी के शेयर किए जाने के बाद पंजाब के राज्यपाल ने हस्तक्षेप किया। पुलिस ने युवक को गौशाला से छुड़ाया और उसके परिवार के पास भेज दिया है। गौशाला मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में एक और भारतीय की गिरफ्तारी हुई है। राजस्थान पुलिस की खुफिया शाखा ने दिल्ली स्थित नौसेना भवन में कार्यरत अपर डिवीजन क्लर्क यानी यूडीसी को बुधवार यानी 25 जून को गिरफ्तार किया और इस कार्रवाई ने सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया। आरोपी पर देश की सामरिक जानकारी को पाकिस्तान तक पहुंचाने का गंभीर आरोप है। बताया जा रहा है कि आरोपी व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए संवेदनशील सूचनाएं साझा करता था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और जांच एजेंसियां पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं इसमें कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं शामिल है और इस मामले को लेकर केंद्रीय एजेंसियों को भी सतर्क किया गया है। गिरफ्तारी देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है और एक बार फिर आंतरिक सतर्कता की जरूरत को दिखाती है। और चीन के किंगदाओ में आयोजित एससीओ रक्षा मंत्री की बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़े शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की वकालत की और उन्होंने कहा कि शांति और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिसे एससीओ को स्पष्ट रूप से वो नकार देना चाहिए। और उन्होंने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में द रेजिस्टेंट फ्रंट के द्वारा किए गए आतंकी हमले का भी उल्लेख किया, जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए थे। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि कोई भी देश अकेले वैश्विक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता और बहुपक्षीय सहयोग की आज सबसे अधिक आवश्यकता है। उन्होंने बेलारूस को एससीओ में शामिल होने पर बधाई दी और बहुपक्षीय व्यवस्था की मजबूती पर जोर दिया। राजनाथ सिंह का संबोधन भारत के कड़े रुख और सहयोग की भावना दोनों को ही दिखाता है। और उत्तराखंड के मसूरी देहरादून रोड पर इस वक्त हड़कंप मच गया जब चलती
i20 कार में अचानक भीषण आग लग गई। यह घटना सुबह 10 बजे के गगोली थार के पास हुई है और जब कार मसूरी की ओर जा रही थी, कार में सवार एक ही परिवार के 5 लोगों ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार से अचानक धुआं उठने लगा। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत गाड़ी साइड में रोकी और सभी को बाहर निकाला। कुछ ही सेकंड में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। इस हादसे के चलते हाईवे पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही मसूरी से फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। फिलहाल हाईवे पर यातायात सुचारू करने के प्रयास जारी है और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।